हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी कैंपस पर, जिसमें हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार पढ़े थे। पहले हो गया संयोजन अभिक्रिया, इसी से रिलेटेड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा प्रकार था वियोजन अभिक्रिया और उसी से रिलेटेड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर लास्ट बचता है पांचवी अभिक्रिया उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया प्रारंभ करने से पहले हम रिएक्टिविटी टेबल पढ़ लें रिएक्टिविटी टेबल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो जो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, यह विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट करने में हमारी बहुत मदद करेगी। क्या करेगी? बहुत मदद करेगी। और ये जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, यह आपको तीसरे या चौथे चैप्टर में भी मिल सकती है क्या? मिलेगी ही। चलिए हम इसको समझते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी टेबल। रिएक्टिविटी टेबल। तो रिएक्टिविटी टेबल पढ़ने से पहले हम क्या कर लें? वह धातुएं लिख लें जो सबसे अभिक्रियाशीलता है। क्या है? जो सबसे अभिक्रियाशील है। सबसे अभिक्रियाशील धातु है लिथियम। क्या है? लिथियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु क्या है? लिथियम। फिर इसके बाद क्या आता है? पोटेशियम। इसके बाद सोडियम। जो ये 3 धातुएं होती हैं, यह उच्च क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? उच्च क्रियाशील। क्या होती हैं? उच्च क्रियाशील। फिर इसके बाद आता है निम्न क्रियाशील धातु। तो पहला है कैल्शियम, दूसरा हो गया मैग्नीशियम, तीसरा हो गया जिंक। क्या हो गया? जिंक। सॉरी तीसरी है एल्यूमिनियम। चौथी है जिंक। फिर है आयरन। फिर है लेड। क्या है? लेड। पीबी किसका सिंबल है? लेड का सिंबल है। तो जो ये धातुएं हैं, कितनी है? 6 धातुएं हैं। यह मध्यम क्रियाशील धातु है। क्या है? मध्यम क्रियाशील धातुएं। कितना हो गया? फिर इसके बाद आती हैं निम्न क्रियाशील धातुएं, जो सबसे निम्न क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? जो सबसे निम्न क्रियाशील होती हैं। तो पहली है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। फिर इसके बाद है कॉपर। क्या है? कॉपर। फिर इसके बाद क्या है? Hg, मरकरी। फिर इसके बाद क्या है? सिल्वर। फिर इसके बाद क्या है? गोल्ड। फिर इसके बाद क्या है? प्लेटिनम। ये क्या है? निम्न क्रियाशील धातुएं। तो जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, इनको याद करने की ट्रिक बेहद इजी है। क्या है? बेहद इजी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या है? कॉपर। कॉपर जो है वो सबसे सस्ती धातु है। क्या है? सबसे सस्ती धातु। तो जो सबसे सस्ती धातु है वह ज्यादा क्रियाशील है। क्या है? ज्यादा क्रियाशील। और इसके बाद आती है Hg। Hg को क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी। तो यह एक प्रकार की ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, अर्थात कमरे के ताप पर 24 से 25 डिग्री ताप पर क्या पाई जाती है? तरल पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तरल पाई जाती है। तो कॉपर, Hg। फिर इसके बाद कॉपर से नहीं धातु कौन है? सिल्वर। क्या है? सिल्वर, चांदी। जो
चांदी है वो कॉपर से महंगी होती है। फिर इसके बाद आता है गोल्ड। क्या आता है? गोल्ड। गोल्ड में सोना। तो जो सोना है वो फिर चांदी से महंगी होती है। फिर इसके बाद आती है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वह दुनिया की सबसे महंगी धातु है। क्या है? दुनिया की सबसे महंगी धातु। ये लॉजिक याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। ये क्या है? जो नोट डाल के लिख लेना। प्लेटिनम दुनिया की दुनिया की दुनिया की सबसे महंगी धातु धातु है। क्या है? प्लेटिनम जो है वो दुनिया की सबसे महंगी धातु है। तो दोस्तों आपको ये तो याद हो गया ही होगा। अब देखते हैं कि इस क्रियाशील धातु का उपयोग क्या है। क्या उपयोग का क्या है? सबसे पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलो समझते हैं। जहां पर जगह शेष है तो चलो यहाँ पर समझते हैं। चलिए, तो जैसे हमने ले ली कोई रिएक्शन। क्या ले ली? रिएक्शन। जैसे हमने ले ली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम। क्या ले ली? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम। तो देखिए इस क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा, जो धातु सबसे ऊपर होगी, वह अब किस वह यौगिक के ऋणायन को क्या कर देगी? विस्थापित कर लेगी। क्या कर लेगी? विस्थापित कर लेगी, अर्थात उस पर खुद अभिक्रिया कर लेगी। तो जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। किसमें टूटेगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस सॉरी यहाँ पर नहीं है। तो जो ये सोडियम धातु है वह कैल्शियम धातु से क्या है? अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम धातु है वह सोडियम धातु से निम्न क्रियाशील है, और जो सोडियम धातु है वो कैल्शियम धातु से अधिक क्रियाशील है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वह अपने से निम्न क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, अर्थात उसको दूर भगा देती है। जैसे कोई हो गया, जैसे मान लो आप कोई ठेला चलाते हैं और कोई चोर आ जाए या गुंडा आ जाए, तो वह आपके ताकतवर होगा, तो वह आपको क्या करेगा? आपको मार पीट कर दूर भगा देगा आपके ठेले से। तो इसी तरह जो ये सोडियम धातु है वह कैल्शियम धातु से ज्यादा ताकतवर है, अर्थात ज्यादा उसके पास पावर है। तो वह क्या करेगा? उसके यौगिक से, अर्थात उसके कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक से कैल्शियम धातु को क्या कर देगा? दूर भगा देगा, अर्थात उसको उस ऑक्सीजन से अलग कर देगा, और खुद क्या करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। सोडियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। अब इसको क्या कर लो? संतुलित कर लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम की 2 धातु है, यहाँ पर 1 धातु, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? अब जैसे कोई दूसरी क्रिया हम ले लें, क्या करें कहाँ पर जगह है? यहाँ पर देखते हैं। अब हम ले लें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। अब जी बताइए, जो एक कॉपर धातु है वह मैग्नीशियम धातु से क्या है? निम्न क्रियाशील धातु। क्या है? निम्न क्रियाशील धातु। अब आप किसी मान लीजिए बॉडी बिल्डर है, अब आप उस पर कमजोर है, अब आप उसके पास जाएंगे लड़ने और कहेंगे कि आप यहाँ से दूर भागिए। क्या वो भाग जाएगा? नहीं भागेगा ना। इसी तरह जो एक कॉपर धातु है यह मैग्नीशियम धातु से क्या है? निम्न क्रियाशील है। तो यह क्रिया क्या होगी? कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो मेरा मेन मोटिव यह था इसको समझाने का कि कहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होगी और कहाँ पर नहीं होगी, अर्थात कहाँ पर कोई धातु उसके यौगिक से उसको विस्थापित करेगा और कहाँ वह नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो जो धातु उच्च क्रियाशील होगी वह अपने निम्न क्रियाशील धातु के यौगिक से उसको विस्थापित कर देगा। ये बात आपको याद रखना है। तो चलो दोस्तों इसको आप समझ लीजिए, फिर इसको हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे।
चलिए कोई रिएक्शन लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सोचते हैं। चलिए कोई रिएक्शन हम ले लें। चलिए इतने ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहली क्रिया है हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। तो ये बताइए कि क्या मैग्नीशियम धातु एल्यूमिनियम धातु से अधिक क्रियाशील है कि नहीं है? क्या अधिक क्रियाशील है कि नहीं है? तो चलिए हम रिएक्टिविटी टेबल में देखते हैं। तो देखिए जो धातु ऊपर होती है वह अधिक क्रियाशील होती है। क्या है? अधिक क्रियाशील। क्या होती है? अधिक क्रियाशील। तो आप जिस टेबल में जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही अधिक क्रियाशील धातु आपको प्राप्त होगी। क्या होगी? आप टेबल के जितना ऊपर जाएंगे आपको उतनी ही अधिक क्रियाशील धातु प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम धातु है वह मैग्नीशियम धातु से क्या है? निम्न क्रियाशील है। जो एल्यूमिनियम धातु है वह मैग्नीशियम धातु से क्या है? निम्न क्रियाशील धातु है। अर्थात मैग्नीशियम धातु एल्यूमिनियम धातु के यौगिक से उसको क्या कर देगा? एल्यूमिनियम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। अर्थात मैग्नीशियम धातु एल्यूमिनियम धातु को यहाँ पे इस यौगिक पे विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ये बात याद रखना। तो जब एल्यूमिनियम धातु को विस्थापित करेगा मैग्नीशियम धातु, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? एक तो एल्यूमिनियम धातु और प्लस ऑक्सीजन धातु। इन दो आयनों में यह यौगिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। पहले क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 1। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3 का। तो इसके चक्कर में क्या हुआ? मैग्नीशियम के भाव बढ़ गए। अर्थात ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन मैग्नीशियम के भाव क्या हो गए? बढ़ गए। मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। इसके लिए हम एक 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह क्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अभी नहीं हुई। यहाँ पर देखिए जो एल्यूमिनियम है ये कितने हैं? यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु जो है वह कितने हैं? 2 और यहाँ पर कितने हैं? 1 है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। अब यह क्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब दूसरे यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या जिंक धातु से कॉपर धातु अधिक क्रियाशील है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या जिंक धातु से कॉपर धातु अधिक अभिक्रियाशील है कि नहीं है? तो नहीं है। कॉपर धातु जो है वह जिंक धातु से क्या है? बहुत निम्न अर्थात अधिक निम्न क्रियाशील धातु है। क्या है? अधिक निम्न क्रियाशील धातु है। अर्थात वह जिंक धातु से अधिक कमजोर है। क्या है? वह जिंक धातु से अधिक कमजोर है। तो इससे क्या होगा? जो कॉपर धातु है वह जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगी? यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। यह रिएक्शन जैसी थी यह वैसी ही रहेगी। आई बात समझ में? अभी यह अभिक्रिया देखते हैं।
तो बताइए क्या कैल्शियम धातु आयरन धातु से क्रियाशील है अर्थात या उच्च क्रियाशील है? तो इसका जवाब है हाँ। यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम धातु है वह आयरन धातु से अधिक ऊंचाई पर पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? अधिक ऊंचाई पर पाई जा रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो कैल्शियम धातु है वह आयरन धातु से क्या अधिक क्रियाशील है। तो यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कैल्शियम धातु आयरन धातु क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस आयरन। देख लीजिए यह संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी कैल्शियम का एक परमाणु, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यहाँ पर सल्फर का एक परमाणु, यहाँ पर सल्फर का एक परमाणु, यहाँ पर आयरन का एक परमाणु, यहाँ पर आयरन का एक परमाणु। तो यह क्रिया क्या है? संतुलित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर जिंक धातु कैल्शियम धातु से उच्च क्रियाशील है? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर देखिए तो कैल्शियम धातु है वह जिंक धातु के अधिक ऊंचाई पर पाई जा रही है अर्थात कैल्शियम धातु जिंक धातु से अधिक क्रियाशील धातु है। तो यह क्रिया क्या होगी? संतुलित नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब दोस्तों पांचवें एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए क्या पोटेशियम धातु सोडियम धातु से अधिक क्रियाशील है कि नहीं? यहाँ पर देखिए कि जो पोटेशियम धातु है वह सोडियम धातु के अधिक ऊंचाई पर पाई जा रही है अर्थात पोटेशियम धातु सोडियम धातु से क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। तो यह क्रिया संपन्न होगी। तो पोटेशियम धातु सोडियम धातु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम। यह क्रिया देखिए संतुलित है कि नहीं है। तो दोस्तों ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए इन 2 एग्जाम्पल को छोड़कर ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, एक हो गया एक हो गया एक ही जाए। तो यह विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई उच्च क्रियाशील धातु अपने से निम्न क्रियाशील धातु यौगिक से उस धातु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको और अच्छी विस्तार से इसको हम समझाएंगे। तो पहले सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो मैं इस टेबल को पहले बना रहने देता हूँ, ये टेबल आपको काम में आएगी। तो हमारा टॉपिक क्या है? तुम्हारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। तो वह अभिक्रिया इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कोई उच्च क्रियाशील धातु अपने से निम्न क्रियाशील धातु यौगिक से वह क्रिया जिसके अंतर्गत कोई उच्च क्रियाशील धातु अपने से निम्न क्रियाशील धातु यौगिक से उस निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई उच्च क्रियाशील धातु अपने से निम्न क्रियाशील धातु यौगिक से उस निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए इसका एग्जाम्पल पहले हम लिखते हैं। तो चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम। तो जो सोडियम धातु है वह कैल्शियम धातु से क्या है, उच्च क्रियाशील धातु है। यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम धातु है वह सोडियम धातु से क्या है, निम्न क्रियाशील धातु है। तो यह क्रिया क्या बनेगी, सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम। इसको संतुलित कीजिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। सोडियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम। तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम। तीसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल ये आप अपने स्वयं से बनाइए। तो दोस्तों जब आप इस प्रक्रिया को समझ जाएंगे ना, तो आप खुद से भी आप मतलब स्वयं से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। विस्थापित करती है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यह बात आपको समझ में आए तो देख लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों हम इस अभिक्रिया का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार।
तुम्हारा चौथे प्रकार क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत यौगिकों के मध्य वह क्रिया जिसके अंतर्गत यौगिकों के मध्य ऋणायनों का विनिमय या फिर आदान प्रदान होता है। क्या होता है? वह क्रिया जिसके अंतर्गत यौगिकों के मध्य ऋणायनों का विनिमय या फिर आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। तो दोस्तों जो धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं? धनायन होती हैं। क्या होती हैं? धनायन होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं वह क्या होते हैं? ऋणायन होती हैं। तो जब यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्रिया होगी तो यह किसमें टूटेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव और प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। किसमें टूटेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। और ये किसमें टूटेगा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ऋणायन होते हैं, क्या होते हैं? ऋणायन, नेगेटिव पार्ट। तो जैसे हो गए ये और ये, इनका क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। अर्थात जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेगा और जो सल्फेट है वह किससे अभिक्रिया कर लेगा? कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा। अर्थात ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और मैग्नीशियम इधर आ जाएगा। तो एक साइकिल बन जाती है। क्या बन जाती है? एक साइकिल बन जाती है। अर्थात कि जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेगा और जो सल्फेट है वो कैल्शियम से अभिक्रिया कर लेगा। तो चलिए इसको संपन्न करते हैं। तो जो कैल्शियम है वो किससे अभिक्रिया करेगा? सल्फेट से। और जो मैग्नीशियम है वो किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन।
अर्थात जो ऋणायन है उनका विनिमय अर्थात आदान प्रदान हुआ। अर्थात इसने आदान आदान मतलब कि प्राप्त किया। आदान का मतलब होता है प्राप्त करना और प्रदान का मतलब होता है कि देना। जो कैल्शियम है उसने क्या किया, सल्फेट का जो है उसका आदान किया अर्थात सल्फेट को प्राप्त किया। और जो ऑक्सीजन है उसका प्रदान किया, मतलब उसने जो क्या है ऑक्सीजन है वह मैग्नीशियम को क्या क्या किया, दे दिया। क्या किया, दे दिया। तो इस अभिक्रिया का मेन यह है, मेन मोटिव जो है वो यह है कि इसमें ऋणायन जो होते हैं वह धातुओं के मध्य एक दूसरे को या तो दे दिया जाता है या तो प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो ये जय अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया के अपोजिट अर्थात अपोजिट। तो यह क्रिया आपको समझ में आए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जो ये विस्थापन अभिक्रिया है इसको हमने स्टार्टिंग में बहुत पढ़ाया है। क्या किया है स्टार्टिंग में, तो पहले या दूसरे लेक्चर है इनमें बहुत किया गया, इस अभिक्रिया का उपयोग बहुत किया गया है। तो पहले एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो जो ये ऑक्सीजन है ये क्या है, निगेटिव पार्ट, और ये ब्रोमीन क्या है, निगेटिव पार्ट, और सिल्वर और सोडियम क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो दोस्तों जो धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, धनायन होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वह ऋणायन होती हैं। क्या होती हैं, ऋणायन होती हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो सिल्वर के पास चल जाएगा और ब्रोमीन जो है वह सोडियम के पास आ जाएगी। ये बात याद रखना दोस्तों। तो जब यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सिल्वर ऑक्साइड। क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड। सब क्रिया को क्या कीजिए, संतुलित कर लीजिए। यहाँ पर कितने सोडियम के परमाणु, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर सिल्वर के परमाणु कितने, 1, यहाँ पर सिल्वर के परमाणु कितने, 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। इसके चक्कर में ब्रोमीन के परमाणु कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर कितने परमाणु ब्रोमीन के, 2। तो यह क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो दोस्तों आपको यह क्रिया समझ में आई। तो यह वह क्रिया है जिसके अंतर्गत यौगिकों के मध्य ऋणायनों का विनिमय या आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऋणायनों का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, अर्थात आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको। तो यह प्रकार समाप्त होता है। अब इसके बाद हम इसका अगला प्रकार पढ़ेंगे, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो इसको सबसे पहले समझ लीजिए।